नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर सीरीज से 16 फरवरी 2024 के करंट अफेयर स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अगर आप इस लेक्चर का PDF चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ी हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल की। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको डेली करंट अफेयर के PDF मिलते रहेंगे। एंड इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम एंड में MCQs की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। आज हमें जो 16 फरवरी का पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को लेके, और इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में। तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये न्यूज में आ गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्राइक डाउन किया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो हमने कल ही पढ़ी थी, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपको पता चल गया कि कितने इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो टेस्ट यूज की थी वो थी टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब सबसे पहले बैकग्राउंड में, जैसे मैंने आपको बताया, क्या ये बता दूं कि ये जो टेस्ट है वो पहले डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में यूज की थी, आधार केस में भी उन्होंने यूज की थी, पुट्टुस्वामी केस में भी यूज की थी, और काफी सारी केसेस में यूज की ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो अब हम देख लेते हैं टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है क्या। प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट जो होती है ये एक जुडिशियल स्टैंडर्ड है जिसमें इश्यूज रिजॉल्व किए जाते हैं। कौन से इश्यूज जो जिसमें इन्वॉल्व है, एक तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू राइट्स, यानी सबसे पहले हम कहेंगे कि दो राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी केस चल रही है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरा राइट टू लाइफ है और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मेरा रिलीजन अगर मुझे अलाउ करता है कि मैं उसके लिए जान दे सकता हूं, तो क्या मेरी जान दी जा सकती है कि नहीं, ये है राइट टू लाइफ, इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। तो ऐसे दो राइट्स जो है ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आए हुए हैं, या फिर आपका एक राइट है जो कॉन्फ्लिक्ट में और गवर्नमेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, यानी गवर्नमेंट कुछ तो भी ऐसा कर सकता है लीगली जिससे आपका राइट छीना जा सकता है। तो क्या गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के लिए, जो कि लीगल है, उसके लिए आपका राइट छीन सकता है क्या? तो ये चेक किया जाता है प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट के थ्रू। अब जैसे हम कहेंगे कि गवर्नमेंट आपका राइट टू लाइफ छीन सकता है या पर्सनल लिबर्टी छीन सकता है क्या, अगर उसका कोई काम है और वो उसको करना लीगल है गवर्नमेंट को, तो वो क्या ऐसा कर सकता है? तो ऐसे वक्त प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट लगाई जाती है। टेस्ट जो होती है ये नेसेसरी है, जिससे आर्बिट्ररी एक्शन है, यानी जो मनमानी करती है सरकार कोई भी चीजें बना के, हम लोगों के राइट्स तोड़ के, ये ना हो, इसीलिए ये कहीं ना कहीं टेस्ट होती है। ये इसलिए हम कहेंगे कि स्टेट कैन नॉट एक्सटिंग्विश द राइट एंटायरली, यानी गवर्नमेंट को कुछ तो भी करना है, वो बोलेगा कि उसको देश के भले के लिए करना है या जो भी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है उसके लिए करना है, बट उसके लिए अगर आपका राइट छीना जा रहा है वो काम करने के लिए, तो ऐसा ना हो, इसीलिए प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट रखी जाती है, जिसमें देखा जाता है कि कितना राइट वायलेट हो रहा है गवर्नमेंट के उस एक्शन से। अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है तो एक आध बार अलाउ भी किया जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा अगर वायलेट हो रहा है तो गवर्नमेंट का ये जो एक्शन रहेगा इसको सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को लेके। एक मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, ऐसी केस चली थी। उसमें 5 जजेस का बेंच था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने 4 कंपोनेंट्स बताए थे जिसमें देखना चाहिए और उससे डिटरमाइन होगा प्रोपोर्शनलिटी। सेम चीजें सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस के बेंच ने भी कहा था जस्टिस KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट भी बताया था। अब ये 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे, ये देख लेते हैं। तो जजमेंट जो होता है उसमें हम कहेंगे कि इन द जजमेंट ऑथर्ड बाय जस्टिस संजय किशन कौल, हम कहेंगे ये जो है उन्होंने बताया था वो थी केस जस्टिस KS पुट्टस्वामी वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या 4 चीजें हैं। पहली चीज ये देखनी होगी, द एक्शन मस्ट बी सैंक्शन बाय लॉ, यानी लॉ उसको अलाउ कर रहा है, यानी स्टेट जो भी एक्शन ले रहा है या गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है वो उसको अलाउड है बाय लॉ, लॉ अलाउ कर रहा है। दूसरा कि जो प्रपोज्ड एक्शन है, यानी जो एक्शन लेने वाले हैं वो नेसेसरी है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, या फिर उसका एक लेजिटिमेट एम है, यानी हम कहेंगे सोसाइटी के लिए कोई तो भी एक्शन जरूरी है जो वो ले रहा है। तीसरा, ये जो इंटरफियर किया जा रहा है आपके राइट में मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द नीड ऑफ सच इंटरफियरेंस, यानी आपके फंडामेंटल राइट में इंटरफियरेंस कर रहा है अगर स्टेट, तो ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कि उससे, उस इंटरफियरेंस से कोई तो भी किसी बड़ी जरूरत को पूरा किया जा रहा हो, आप ही के रिलेटेड हो या सोसाइटी से रिलेटेड हो। चौथा हम कहेंगे देयर मस्ट बी प्रोसीजरल गारंटीज अगेंस्ट अब्यूज ऑफ सच इंटरफियरेंस, है ना, तो यहाँ पे कोई प्रोसीजर होनी चाहिए
कि अगर इसको गलत यूज किया तो फिर क्या होगा। अगर ये 4 चीजें हैं तो ये सब चीजें अलाउ की जा सकती है। तो ये 4 चीजों को ध्यान रखते हुए कोर्ट डिसाइड करता है कि कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, और यही चीज को कहीं ना कहीं यूज किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसको कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो ये है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनिटी, यानी हमारा पहला करंट अफेयर जो कि न्यूज में रहा है, जिसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में, और इसका जो सोर्स था वो था डेक्कन हेराल्ड। उसके बाद दूसरे करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। दूसरा करंट अफेयर है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट आई है और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। तो पहली स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट आई है, जिसको लॉन्च किया रिसेंटली कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, CMS द्वारा यहाँ पे एक रिपोर्ट लाई है। बैकग्राउंड ये है कि जो हम कहेंगे कि कन्वेंशन है ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज एंड वाइल्ड एनिमल। माइग्रेटरी यानी क्या, जो कहीं और से आ रहे, कहीं और देश से भी आ सकते हैं, कहीं और स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, कोई भी अगर रहा तो माइग्रेटरी होते हैं। बट इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखा गया तो कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करते हैं, कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण भी हो सकता है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो 2 देशों के बीच में चलाई गई है। तो कहीं और से भी वो अगर बर्ड आया है या वो एनिमल आया है माइग्रेट होकर, तो उसका भी हमें ख्याल रखना होगा। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर चलाया जाता है। अब कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, CMS क्या है ये देख लेते हैं। ये जो CMS है इसको बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। CMS को बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और इसका एम एक ही है कि कंजर्व करना माइग्रेटरी स्पीसीज को उनके रेंजेस में जहां जहां वो जाते हैं। CMS जो होता है इसको साइन किया गया था बॉर्न नाम की जगह जर्मनी में 23 जून 1979 को, इसीलिए इसको बॉर्न कन्वेंशन कहा जाता है क्योंकि इसको बॉर्न में साइन किया गया था, और इसको फोर्स में लाया गया 1 नवंबर 1983 से। और इससे ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत अलग अलग देश आए हैं, और वो कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल हो, एक्वेटिक हो या एवियन हो। टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर रहने वाले एनिमल, एक्वेटिक यानी पानी में, और एवियन यानी जो स्पीसीज हवा में रहते हैं वो जैसे कि बर्ड्स, इनको कहीं ना कहीं हमें कंजर्व करना है। CMS में करंटली 133 पार्टीज है और इसमें 583 माइग्रेटरी स्पीसीज को कवर किया गया है उनके प्रोटेक्शन को। इंडिया इसकी पार्टी है, इंडिया ने भी साइन किया इसको 1983 में। इंडिया ने 13th कॉन्फ्रेंस भी होस्ट किया था फरवरी 2020 को गांधीनगर गुजरात में। लेटेस्ट CMS कन्वेंशन जो होता है वो 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, COP14 कहा जाता है, और ये जो है ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। और ये होता है 10 फरवरी से 15 फरवरी 2024 के बीच में, यानी अभी अभी की ये बात है, ये हमें पता चलता है। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके प्री में आ सकता है। दूसरा है, अब हम आगे इसके देखते हैं की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट के। इस रिपोर्ट ने क्या कहा है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में क्या लिखा है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि इसकी की फाइंडिंग्स क्या है। की फाइंडिंग्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नियरली हाफ, यानी हम कहेंगे 44% जो CMS लिस्टेड स्पीसीज है उनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है, और मोर देन 5 में से 1 से भी ज़्यादा यानी 22% जो होता है थ्रेटेंड है विथ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन यानी वो इतने कम होते जा रहे हैं कि एक टाइम पे होके वो गायब भी हो सकते हैं। एक्सटिंक्शन की जो रिस्क है इज ग्रोइंग फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज ग्लोबली, हम कहेंगे, और वो स्पीसीज को इस लिस्ट में भी डाला नहीं गया था, वो भी अब आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होते हैं उनकी दिख रही है। 2 ग्रेटेस्ट थ्रेट जो बताए गए हैं टू CMS लिस्ट की बात करें या फिर सभी जो माइग्रेटरी स्पीसीज है उनकी बात करें, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना या फॉरेस्ट को काटना, उससे उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते। एक्सक्यूज मी। उसके बाद हाफ यानी 51% जो होता है की बायोडाइवर्सिटी एरियाज यहाँ पे बताए गए CMS लिस्ट में माइग्रेटरी स्पीसीज के जो प्रोटेक्टेड नहीं है। 58% जो मॉनिटर्ड साइट्स है रिकॉग्नाइज की गई है वो इंपॉर्टेंट है CMS लिस्ट में, वहाँ पे अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ ह्यूमन कॉस्ट प्रेशर है, यानी वहाँ पे कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। ग्लोबली 399 माइग्रेटरी स्पीसीज है जो कि थ्रेटेंड है या नियर थ्रेटेंड है एक्सटिंक्शन के, वो बहुत ज़्यादा खतरे में, एक्सटिंक्शन उनका हो सकता है, और वो CMS में है भी नहीं। ऐसे 399 माइग्रेटरी स्पीसीज है। जो रिपोर्ट होती है उसमें इंफॉर्मेशन भी दी गई है मेन ड्राइवर्स के बारे में कि किस तरह से यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यानी जैसे हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज से ये हो रहा है, दूसरा पोल्यूशन से ये हो रहा है, इन्वेजिव स्पीसीज कोई और स्पीसीज आ रहे हैं जो इनको ख़त्म कर रहे हैं, या फिर जो भी एक्शंस है वो जो ली गई हैं
हम कहेंगे कंजर्व करने के लिए कुछ माइग्रेटरी स्पीसीज को, वो भी ठीक से शायद नहीं होगी। तो ये सब यहाँ पे देखने मिल रहा है। रिपोर्ट जो होती है वो कहती है अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है और इन स्पीसीज को और उनके हैबिटेट को, उनके घर को, यानी उस फॉरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे फ़ायदा हो सकता है लोगों को भी और नेचर को भी। तो इस तरह से ये रिपोर्ट थी, और ये रिपोर्ट जो है ये इसको कहा जाता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट। इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में, और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था फोर्ब्स इंडिया। उसके बाद आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर हमें जो देखने मिलता है वो क्लासिकल लैंग्वेज को लेके, और इसका सिलेबस GS1 GS2 दोनों में आ सकता है, यूपीएससी या आपकी जो भी स्टेट पीएससी है उसमें। रिसेंटली क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी हेडलाइन बनाई है। उन्होंने ये कहा है कि बांग्ला लैंग्वेज जो है उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए, जो कि वर्ल्ड की 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। अब मल्टीपल स्टेट्स जो होते हैं और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है डिमांड करते रहती है अपने एरिया के जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है उसको कहीं ना कहीं क्लासिकल स्टेटस मिल जाए। तो क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है ये देख लेते हैं, और फिर उसके बेनिफिट भी देख लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इतना ज़रूरी क्यों है इस पर बात करना। तो सबसे पहले हम क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ क्राइटेरिया बताया था क्लासिकल लैंग्वेज को बनाने में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो होती है वो प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर। गाइडलाइन पहली ये है कि उसकी एक हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, और हम कहेंगे वो एक एंटिक होनी चाहिए, ऐसा समझिए अर्ली टेक्स्ट में उसका नाम होना चाहिए, यानी फिर भी जो 1500 से 2000 साल से वो चली आ रही है ऐसी होनी चाहिए और बहुत एंटिक होनी चाहिए। दूसरा है कि एंशियंट लिटरेचर जो है या टेक्स्ट जो है उसमें वो लैंग्वेज होनी चाहिए और काफ़ी वैल्यूएबल होने चाहिए वो जो टेक्स्ट या लिटरेचर है वो, और जनरेशन्स ऑफ स्पीकर्स उसे यूज़ करें ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। तीसरा है लिटरेरी ट्रेडिशन जो होता है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो कहीं और से बोरोड नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी भाषा है वो एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए बनी हुई। क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो मॉडर्न से काफ़ी अलग होना चाहिए, मॉडर्न लैंग्वेज और लिटरेचर से। हम कहेंगे कि डिसकंटिन्यूटी रही क्लासिकल लैंग्वेज के बोलने में, या बीच में वो डिसकंटिन्यू भी हो गई थी कुछ टाइम के लिए तो भी चलेगा, बट वो अलग होनी चाहिए मॉडर्न से। करंटली 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है, वो है तमिल जो कि 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014। अब इतना क्या है कि सब चाहते हैं कि हमारी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज बने। उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या है। बेनिफिट ये है कि अगर आपकी भाषा डिक्लेयर कर दी गई क्लासिकल लैंग्वेज तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, आपको पैसों की फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, हम कहेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा, जिससे आप एक्सेलेंस यानी हम कहेंगे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना सकते हो, अपने लैंग्वेज को स्टडी करा सकते हो लोगों को, यानी आप कुछ ऐसी जगह बना सकते हो, ऐसे सेंटर्स बना सकते हो जहां आपकी लैंग्वेज पढ़ाई जाए। और हम कहेंगे और 2 अवार्ड भी दिए जाएंगे, मेजर अवार्ड, स्कॉलर्स और एमिनेंस को, उस लैंग्वेज के स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस। तो ये अवार्ड जो होते हैं वो सिर्फ क्लासिकल लैंग्वेज के ही लिटरेचर या फिर वो चीज़ों में जो लोग हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। तो ये भी एक उसका फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होती है यूजीसी, वो उनको रिक्वेस्ट आप कर सकते हो कि हमारी जो लैंग्वेज है उसके रिलेटेड एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट हमारी लैंग्वेज रखी जाए, ये भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिर आपके प्रोफेशनल चेयर जो हो गए आपके क्लासिकल लैंग्वेज के लिए वो आपके स्कॉलर्स के लिए खाली हो जाएंगे, क्योंकि वो खाली यानी वो उनके लिए वैकेंसी रहेगी वहाँ बनी हुई, यानी वो वहाँ जाके पढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएगी, वहाँ पढ़ाया जाएगा। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, तो वहाँ पे आपके लैंग्वेज के स्कॉलर जो होते हैं उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी लैंग्वेज पढ़ाएं। ऐसे 2 बेनिफिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने मिलते हैं। इस तरह से करंट अफेयर रहा क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर, और इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, और अगला करंट अफेयर है कोट्रावाई स्कल्पचर फ्रॉम पल्लवा पीरियड अनअर्थड। अब एक नया स्कल्पचर, एक मूर्ति हाथ में लगी है। आपको ये बता दूं कि 14, और इसका सिलेबस जाता है हिस्ट्री में, तो 14 फरवरी 2024 यानी 2024 की बात है। जो टीम ऑफ रिसर्चर्स थे उन्होंने कोतरावाई स्कल्पचर जो होता है वो पिलरामपट्टू विलेज है कालाकुरिची हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से एक मूर्ति अनअर्थड की है, वहाँ से निकाली है ज़मीन से ढूंढ के। तो ये जो डिस्कवरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, और पता चला कि वो पल्लवा पीरियड की है वो जो मूर्ति है वो। और काफ़ी सारे इसमें क्राफ्ट्समैनशिप बहुत एंशियंट दिख रही है और स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी दिख रही है। अब देखते हैं है क्या। बैकग्राउंड की बात करें तो कोतरावाई जो है, इसको कोतरावाई या फिर कोरावाई भी कहा जाता है, ये एक गॉडेस ऑफ वॉर है।
यानी ये वॉर की एक देवी है और विक्ट्री की एक देवी है तमिल ट्रेडिशन में। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि ये मदर गॉडेस भी है, और आपको ये भी बता दूं ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर और हंटर्स भी है। तो ये सब की वो गॉडेस है। और अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड गॉडेसेस जो है तमिल के संगम लिटरेचर में, उसका भी ये कहीं ना कहीं पार्ट रहे हैं। और ये एक डाइटी है, ये एक भगवान है जिनके पास सेवरल आर्म्स है और डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स को वो होल्ड करती है। ऐसा कहा जाता है कि वो मदर है, तमिल जो गॉड है मुरुगन, उनकी मदर है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट स्टैचू हाथ में लगा है। पल्लवास भी न्यूज़ में आ गए, तो पल्लवास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पल्लवा डायनेस्टी जो होती है ये 275 एडी से 897 एडी के बीच में रही। तो काफ़ी एक बड़ा पोर्शन डेक्कन रीजन का, इंडिया के जो नीचे का पार्ट है उस रीजन में, साउथ का पार्ट, वहाँ पे ये रहे हैं। और इनका जो रीजन था उसको टोंडाई मंडलम भी कहा जाता था। डायनेस्टी जो होती है ये काफ़ी ऊपर आने लगी क्योंकि सातवाहन एम्पायर जो है उसका डाउनफॉल होने लगा। तो सातवाहन एम्पायर गिरने लगा, यानी कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगा, और उसके जगह ये डायनेस्टी आने लगी। तो हम कहेंगे कि ये जो लोग थे ये डायनेस्टी के, वो पहले फ्यूडेटरीज थे इन लोगों के, सातवाहन के बाद में यही लोग रूल करने लग गए। और ये जो पल्लवाज है वो मेजर सदर्न इंडियन पावर रही है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 एडी में रहे, या फिर सीई कहिए कॉमन इरा में। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ये 630 से 668 सीई या एडी में रहे, और डोमिनेटेड, और इन लोगों ने कहीं ना कहीं सदर्न तेलुगु लिटरेचर रीजन जो है उसको काफ़ी डोमिनेट किया, वहाँ पे उन्होंने रूल किया। और नॉर्दर्न पार्ट तमिल रीजन के भी उन्होंने रूल किया नियर अबाउट 600 ईयर्स, हम कहेंगे टिल द एंड ऑफ 9th सेंचुरी। उसके अलावा कांचीपुरम जो है वो इनका कैपिटल हुआ करता था पल्लवा किंगडम का। पल्लवा जो होते हैं उनके वक्त काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल बनाए गए, और सबसे फेमस जो टेम्पल्स है वो है शोर टेम्पल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मामलापुरम या महाबलीपुरम में ये रॉक कट टेम्पल्स आपको देखने मिलते हैं जो पत्थरों से बने हुए हैं। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम की बात करो, ये रॉक कट टेम्पल, आप उसकी बात करो महेंद्रवाड़ी का, और बाकी एग्जाम्पल और भी है पल्लवा टेम्पल के। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा और काफ़ी आपको देखने मिलते हैं। चाइनीज ट्रैवलर आए थे ज़ुएनज़ैंग करके, जो विजिट करते कांचीपुरम के पल्लवा रूल में, और उन्होंने काफ़ी सारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड की है। तो ये था एक और करंट अफेयर जिसमें एक मूर्ति जो है, देवी की मूर्ति, वो अब हमें मिल गई है। और ये न्यूज़ जो थी ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस से आपको मिलती है। आगे हम चलते हैं तो हमें देखने मिलता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, और इसका सिलेबस जाता है इकोनॉमी में। रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन जो होती है उसकी एक मीटिंग हुई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनागारिया, और ये जो है ये मीटिंग दिल्ली में हुई थी। तो चेयरमैन जो है वो अरविंद पनागारिया है। और अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो ये जो 16th फाइनेंस कमीशन होती है ये रिकमेंडेशन देती, इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो हम कहेंगे विल मेक इट्स रिकमेंडेशन अवेलेबल बाय 31 अक्टूबर 2025, जिसमें 5 साल का पीरियड जो होगा वो आपको देखने मिलेगा। हम कहेंगे कि जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होता है, यानी तब ये हमें लागू किया जाते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे रिकमेंडेशन आएंगे, फिर उसको 2026 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। 15th फाइनेंस कमीशन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट की थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन जो होती है हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नवंबर 2017 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ NK सिंह, और इसके जो रिकमेंडेशन थे वो 5 साल के लिए थे, अप्रैल 2020 से 2025 तक। अब आगे अब जो फाइनेंस कमीशन आए हैं उसके 2026 से चलेंगे, तो वो चलेंगे 2000 जो भी 5 साल होंगे वहाँ तक, हाँ, तो 2031 तक। फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। फाइनेंस कमीशन है क्या? सबसे पहले अगर फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम लिखा गया है अंडर आर्टिकल 280, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। तो जिस भी बॉडी का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाएगा। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं हर 5 साल में। और उसके अलावा जो टर्म्स है ऑफ रेफरेंस फॉर 16th फाइनेंस कमीशन वो देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिवीजन ऑफ, ये काम क्या करता है, तो डिवीजन ऑफ टैक्सेस बताता है, यानी टैक्सेस को कैसा डिवाइड किया जाएगा, जो भी टैक्सेस कमा रहा है यूनियन उसको यूनियन और स्टेट में कैसा डिवाइड किया जाएगा, और एलोकेट कैसा किया जाएगा उसका शेयर बाकी स्टेट्स के बीच में भी, ये भी बताता है। ग्रांट इन एड की भी बातें बताता है कि किस स्टेट को फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए और कितने रुपए की करनी चाहिए, ये भी चीज़ें बताई जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो की जाएगी, हम कहेंगे ये भी बताता है हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो, यानी सेंटर जो हेल्प करने वाला है स्टेट्स को, उसके बारे में। और आपको ये भी बता दूं कि
स्पेशली फॉर पर्पज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन 275 आर्टिकल में जो चीज़ें लिखे उससे अलावा जो चीज़ें उसके लिए भी फाइनेंस कमीशन हमें रिकमेंडेशन देता है। तीसरी अगर बात करें तो ये कुछ मेजर्स बताता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो स्टेट है उसको कैसे पैसे देना चाहिए पंचायत को, क्योंकि पंचायत को तो यहाँ से फंड मिलेगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ को यहाँ से फंड मिलेगा, तो किस तरह से उसको एनहांस करना है, किस तरह से उसे बढ़ाना है, वहाँ का किस तरह से इनकम बढ़ाई जाए। तो ये सब रिकमेंडेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बेस्ड ये फाइनेंस कमीशन भी देता है। रिव्यू करता है करंट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर जो है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स है वो भी यहाँ पे देखता है, और जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको किस तरह से करना है, उस पर कितना पैसा लगेगा, उसमें इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, ये चीज़ बताने का काम फाइनेंस कमीशन करता है। तो ये एक हमारा करंट अफेयर रहा अबाउट फाइनेंस कमीशन, और इसका जो सोर्स था वो था हिंदुस्तान टाइम्स। तो चलिए अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 1 है, विथ रेफरेंस टू 16th फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, रिकमेंडिंग द डिवीजन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सेकेंड है, एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल फॉर ग्रांट इन एड टू द स्टेट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। थर्ड है, रिवाइव करना कौन सी चीज़ों को, तो करंट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव। इसमें से कितने ऑप्शन सही आपको बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 सीएमएस को लेके है। विथ रेफरेंस टू सीएमएस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल, aquatic and avian migratory animals and their habitats. Second, India hosted 14th Conference of Parties to CMS in 2024. Which of the above given statements is or are correct? First is only 1, second is 2 only, 3 is both 1 and 2, and fourth one is neither 1 nor 2. अपने जो भी आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और फिर हम चेक करेंगे उसको अगले दिन के करंट अफेयर्स में। तो कल जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था सी, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर था डी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।